हेलो, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टोरीज के सेकंड एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है मिस्टर सुजीत गंगवार। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने साल 2018 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालने के बाद आपने डबलईओ के पद पे ज्वाइन किया और वर्तमान में आप उस पर कार्यरत हैं। आपको डबलईओ के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। डबलईओ जो एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें डबलईओ एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो गैजेटेड है। मतलब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू गैजेटेड पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम मिस्टर सुजीत गंगवार से जानेंगे कि जो डबलईओ होता है उसकी वर्क लाइफ कैसी होती है, क्या करना होता है डबलईओ को बेसिकली सीएजी के अंदर, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, वर्कलोड कितना होता है, सैलरी कितनी होती है और कितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, और ये जो जॉब है एसएससी सीजीएल से मिलने वाली और जॉब से कितना बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि डबलईओ का बेसिकली काम क्या होता है सीएजी के अंदर, उसको क्या करना होता है और कैसा जो वर्क लाइफ होती है वो कैसी होती है। सीएजी आप जानते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो काम होता है सीएजी का वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इन सब का ध्यान रखना सीएजी का काम है। आप सीएजी के ऑफिस में कार्यरत हो तो आपको भी यही काम करना है। आपको जगह जगह कई डिपार्टमेंट में जहाँ भी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है वहाँ ऑडिट पर भेजा जाएगा। वहाँ आपको देखना है, आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं कि क्या पैसा खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, और कहाँ कहीं पर अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ कहीं जो पैसा खर्च हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रहा है, कितना इफेक्टिव है, कितने रूल्स कितने फॉलो हो रहे हैं, ये सब देखना है। तो यही आपका काम रहता है। आपको कई जगह जाना पड़ सकता है, इसमें आपकी टूरिंग ज़्यादा रहती है। डेस्क जॉब नहीं है ये, बाकी सब जॉब्स से काफ़ी अलग है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, एसएससी सीजीएल की तैयारी हमारे इंडिया में लाखों बच्चे करते हैं और बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है एक तरह से। तो आपका क्या मोटिवेशन था इस जॉब को पाने के पीछे। मैं पहले मुझे एसएससी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, बट धीरे धीरे एसएससी का जैसे जैसे क्रेज बढ़ा, मैंने देखा मेरे साथ के कई फ्रेंड्स जो थे वो एसएससी में लगते गए कोई ना कोई पोस्ट पर। तो उनके मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट ऐसे देखता था रोज कि कोई किसी में चयन हुआ है, कोई किसी में चयन हुआ है। तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता था कि ये अच्छी जॉब है। तो फिर मुझे धीरे धीरे करके मेरे मन में भी आने लगा कि मैं भी इसमें ट्राई करूँगा। और फिर मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया और लकीली आई गॉट थ्रू इट। जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं वर्किंग हूँ एज ए डबलईओ। लाखों बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और बहुत कम लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो आपने इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी। एसएससी के लिए आपका बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ का सिलेबस नहीं आता है, चाहे सीजीएल हो या एसएससी का कोई और एग्ज़ाम हो नॉन टेक्निकल का। तो इसमें बेसिकली 10th-12th का ही ज़्यादा रोल रहता है। आपकी स्कूलिंग कितनी अच्छी रही है, आपके उस टाइम के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपके 10th-12th के स्पेशली मैथ और इंग्लिश के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं तो आपको आगे डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं लगेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स उस टाइम के वीक हैं थोड़े, तो पहले आपको अपने बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे। एक बार बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद जो सबसे बड़ा रोल आता है वो बचता है स्पीड का। स्पीड सबसे बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे एसएससी में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर उसी एग्ज़ाम को, उसी जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसी एग्ज़ाम को, उसी पेपर को घर पर सॉल्व करेंगे तो 4 घंटे 5 घंटे में उसका हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि उसको 2 घंटे में करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके। तो सारा रोल बचता है स्पीड का। फिर स्पीड कैसे सुधारनी है, तो एक बार बेसिक्स ठीक होने के बाद की बात है ये, पहले बेसिक्स आपके ठीक होने चाहिए। फिर स्पीड कैसे इम्प्रूव करेंगे, स्पीड के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मॉक टेस्ट। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी ढूंढ सकते हो, जैसे भी ये कन्वीनियंट लगता है। और बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं आपके लिए पास, जैसे बहुत सारे आप किसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। आपको पता ही है कि एक टेस्ट सीरीज खरीदने में आपको 200 300 या और ज़्यादा भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, आपके कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा, किस क्वेश्चन में कम लगा, ये भी मेजरमेंट आजकल हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं।
तो जहाँ-जहाँ आपका टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है उसी को इम्प्रूव करना है और मॉक टेस्ट लगाते-लगाते अपनी स्पीड बढ़ाते जाना है और स्कोर बढ़ाते जाना है। जैसे बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या सीजीएल की तैयारी के लिए स्पेशली कहीं पे कोचिंग लेने, जैसे दिल्ली जाते हैं कई लोग या कहीं किसी और प्लेस पे जाते हैं, तो क्या ये मैंडेटरी है कहीं कोचिंग लेना? और सेकंड चीज़, क्या घर पे रह के तैयारी नहीं हो सकती है? और एक और क्वेश्चन है साथ में ही कि अगर कोई जैसे छोटी-मोटी जॉब कर रहा है साथ में, या कोई अपनी जॉब से सैटिस्फाई नहीं है और वो एसएससी सीजीएल की जॉब पाना चाहता है, तो क्या जॉब के साथ भी तैयारी की जा सकती है एसएससी सीजीएल की? क्योंकि कुछ लोगों ने इतना हुआ बना रखा है इस एग्ज़ाम का कि आपको प्रॉपर कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, 8 से 9 घंटे देने ही पड़ेंगे दिन में। तो ऐसा जॉब के साथ तो पॉसिबल नहीं है, या कोई कुछ और काम कर रहा है तो उसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो क्या सीजीएल की तैयारी इस तरह से भी की जा सकती है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने जितने क्वेश्चन पूछे हैं इन सभी के आंसर मैं वन बाय वन देता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना ज़रूरी है, स्पेशली किसी मेट्रो सिटी में कि दिल्ली जाना या कहीं भी जाना? तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ का आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में कुछ पूछा जा रहा है। जो बहुत बेसिक्स हैं आपके 10th-12th के मैथ, इंग्लिश, उस वो सबसे ज़्यादा वेटेज ले रहे हैं। और जीके आप पढ़ते रहे कि जीके का भी काफ़ी रोल है, स्पेशली जब से पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके लिए अगर बेसिक्स क्लियर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा रोल बचता है वो स्पीड का है। स्पीड में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूँढने होते हैं। ऑफ कोर्स कोचिंग वाले बताते हैं शॉर्टकट्स, नई-नई शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन वो आप अगर मॉक टेस्ट ढूँढते रहोगे, उनके नीचे जो सॉल्यूशंस लिखे होते हैं, बीच में कुछ-कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं कि किसी क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में देखा जाए, तो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएँगे। यूट्यूब पर आप उसी चीज़ का उसी को सर्च करके अवेलेबल हो जाएँगे। हर एक चीज़ डिटेल्ड में शुरू से लेके पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोचिंग जाकर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है बेसिक्स के बारे में, तब बात अलग है, तब फिर आपको शुरू से 10th-12th की किताबें लेकर बैठना पड़ेगा, फिर मुश्किल भी बहुत हो जाता है। और अगली बात रही कि अगला क्वेश्चन क्या था आपका? जॉब का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका जॉब का था कि जॉब करते हुए पॉसिबल है या नहीं है? तो जॉब करते हुए देखिए, ये जैसे बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है सीजीएल में। आप जैसे कह रहे हैं कि 8-9 घंटा, ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। आपको डेली आप एक मॉक टेस्ट लगा लो, एक दिन मैथ का लगा लो, एक दिन इंग्लिश का लगा लो और ऐसा करते रहो 6 महीने, साल भर, जब तक आपको लगता है आपकी स्पीड नहीं आ रही। हो सकता है आपकी स्पीड 2 महीने में ही आने लग जाए, हो सकता है 3 महीने में, 6 महीने में। तो इतना सफिशिएंट रहेगा। आप एक बार बेसिक्स आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाते रहो। एक मॉक टेस्ट लगाने जितना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। जिस पोस्ट के लिए आपने ज्वाइन किया है डबल के लिए, तो एसएससी सीजीएल में इसका एक अलग से पेपर होता है मेंस में, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे तैयारी होती है? तो इसके बारे में भी हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो जानना चाहेंगे। सीजीएल में बाकी सभी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो तो आपको पता है, प्री होता है, मेंस होता है। सारे एस्पिरेंट्स को पता रहता है। डबलयू का भी पता रहता है। डबलयू में क्या है कि एक एडिशनल एग्ज़ाम है जिसमें अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स आता है। 40 क्वेश्चन अकाउंटिंग के होते हैं, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का फोकस नहीं भी रहता है इधर, तो ये थोड़ा-सा एज भी मिलने वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक मेजॉरिटी जो है ना वो फ़ोकस्ड होती है कि मेरा कैसे भी मैथ का पेपर अच्छा हो जाए, इंग्लिश का अच्छा हो जाए और मैं, या फिर जो भी मेंस है अब चेंज्ड पैटर्न में, वो अच्छा हो जाए किस तरह से और मैं कैसे भी एक जॉब यहाँ पर सिक्योर कर लूँ। तो इतना फोकस फिर वो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पर नहीं दे पाते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें कितने फेज होते हैं और एक कैंडिडेट को कैसे इन फेज में अपीयर होना होता है? सीजीएल का अभी रिसेंट में पैटर्न चेंज हुआ है। अब आपका प्री होता है, मेंस होता है और मेंस के साथ ही स्किल टेस्ट हो जाता है। स्किल टेस्ट में टाइपिंग रहती है। पहले टियर 3 के बाद स्किल टेस्ट होता था। तो ये का और पैटर्न में चेंज भी का एग्ज़ाम के पैटर्न में भी चेंज हुआ है। पहले प्री के मार्क्स भी जुड़ते थे, अब प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। फिर जब आप मेंस देते हो, पहले मेंस में सिर्फ मैथ और इंग्लिश का ही वेटेज रहता था और कोई सब्जेक्ट नहीं आता था। अभी क्या है, अभी इससे चूँकि प्री तो हटा दिया है ना, प्री का स्कोर नहीं काउंट हो रहा है, तो फिर वो जो जीके है जो पहले प्री में आती थी तो उसको मेंस में एडजस्ट तो करेंगे। तो मेंस में जीके का भी रोल आ जाता है
और उसके अलावा एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है कंप्यूटर का, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका बाकी इवैल्यूएशन नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जॉब से रिलेटेड है। जो डब्ल्यू की जॉब है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, सीजीएल की एकमात्र गेजेटेड पोस्ट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो कैसी होती है और इसकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है। देखिए, डब्ल्यू की जॉब प्रोफाइल, आप सीएजी में हो तो सीएजी में बाकी जॉब से जो बहुत ज़्यादा अलग इस जॉब को बनाता है, वो ये कि एक तो ये डेस्क जॉब नहीं है। आपको ऐसे ऑफिस में बैठ के 10 to 6 ऐसे काम नहीं करना है। आपको दूसरे ऑफिसेज में जाना है, उनके काम के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, उनकी ऑडिट फाइंडिंग्स ढूंढनी है। यही चीज़ इस जॉब को थोड़ा सा अलग बनाती है बाकी जॉब से। और दूसरी बात रही लोकेशन की, तो लोकेशन का ऐसा है कि आपका जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस भरोगे, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्टेट अलॉकेट हो जाएगा। फिर वो जो स्टेट अलॉकेट हो जाएगा, आपकी वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। तो उसके बाद ट्रांसफ़र रेयरली ही होता है। देखिए, 100% श्योर तो कुछ भी नहीं होता। आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। बट जो प्रैक्टिकली फॉलो होता है, जो तो ट्रांसफ़र सीएजी में नहीं है। आपका ट्रांसफ़र कहीं और नहीं किया जाएगा, आपको जहाँ मिल गया आप वहीं रहोगे। और अगर किसी की फिर भी कोई बहुत ज़्यादा विलिंग है ट्रांसफ़र के लिए, तो फिर वो डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है दूसरे ऑफिसेज में। अगर वैकेंसी होगी तो आपको वहाँ डेप्यूटेशन मिल जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जॉब में वर्कलोड कैसा है, वर्क प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल है या एवरेज से भी कम है। सेकंड चीज़ ये है, इस पोस्ट के जैसा नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो क्या आपको ऑफिसर जैसा फील आता भी है काम करने में या फिर नॉर्मली एक जॉब की तरह आप इसमें वर्क करते हैं। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा मिलेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होने से मेरा मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप रात रात भर आपको ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, या फिर आपको ऑफिस का काम घर पर लाना पड़ रहा है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ऑफिस से निकलोगे, आपका काम भी वहीं ऑफिस में ही रह जाएगा। अगले दिन जाएंगे, आप वहाँ से काम कंटिन्यू करेंगे, आपको घर आकर कोई ऐसे टेंशन नहीं रहेगी। तो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्कलोड बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और वर्क कल्चर की बात रही कि आपको कैसा फील होता है काम करने में, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी किसी को ये पसंद होता है कि मैं जाऊँ फिर एक जगह बैठा रहूँ, कहीं जाना ना पड़े रोज़ वहीं, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा सुटेबल कम हो सकता है, क्योंकि आपको दूसरे ऑफिस में जाना है। किसी किसी को यही अच्छा लगता है कि मैं दूसरे ऑफिस में जाऊँ, वहाँ देखूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप और फिर आप ऑडिट पर जाते हो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है। आपको फील भी, हाँ बिल्कुल ऑफिसर वाली, और जैसे गेजेटेड ऑफिसर हो आप, आपको ऐसा फील भी होगा कि आप हो जब आप काम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपकी सैलरी को लेके। जो डब्ल्यू की जॉब होती है उसमें क्या पे स्केल होता है और सैलरी कैसे कैसे ग्रो करती है। ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। 4800 ग्रेड पे आपको पता है 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग होता है। अब 7th पे कमीशन है, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पे लेवल 8 की पोस्ट है। तो इसमें आपकी सैलरी बेसिक पे, उसके ऊपर डीए, फिर एचआरए, टीपीटीएल और जो भी सब जोड़ने के बाद, और उसमें से एनपीएस कटने के बाद जो आपके अकाउंट में या इन हैंड जो भी आप कहें वो आएगी, वो अप्रॉक्स 80,000 आती है स्टार्टिंग में। आपको जो पहली सैलरी मिलेगी वो लगभग 80,000 के आसपास मिलेगी। उसके बाद जो इंक्रीमेंट है, तो इस स्लो एंड स्टीडी इंक्रीमेंट होते हैं गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको एकदम से 10 20 30% हाइक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता गवर्नमेंट में। तो आपका साल में 2 बार डीए रिवाइज होता रहता है, और साल में एक बार आपका जो 7 सीपी पे कमीशन की टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपका एक इंक्रीमेंट हर साल लग जाता है। जो आपने सैलरी बताई है वो इन हैंड सैलरी आपने बताया कि आपको 80,000, जो जब आप पहली ज्वाइनिंग आप लेंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको इतना इन हैंड मिलेगा। लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी होती है। और एक एडिशनल क्वेश्चन और है कि सैलरी के अलावा भी कोई आपको बेनिफिट मिलता है, कोई अलग से अलाउंस मिलते हैं, तो अगर मिलते हैं तो वो क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपने ग्रॉस सैलरी का पूछा, तो ग्रॉस में क्या है, आज जो इन हैंड मिल रहा है
उसमें आप एनपीएस और ऐड कर दीजिए, और जो छोटे-मोटे 1-2 डिडक्शन होते हैं सीजीएचएस से, तो ये सब ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस अप्रॉक्स 1 लाख के आस-पास पहुँच जाएगी। तो यही ग्रॉस चल रही है। और दूसरा, आप एडिशनल पूछ रहे हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, तो उसमें ये है कि जब आप टूर पर जाते हो, ऑडिट पर आपको भेजा जाता है, तो उसमें आपके जाने-आने का खर्चा किलोमीटर के अकॉर्डिंग, जिसे ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, टीडीए शॉर्ट में बोलते हैं, वो आपको मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जाते हो, कहाँ जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। उसी अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन जैसे बने हुए हैं, आपको मिलता है। और अगर आप आउट स्टेशन जाते हो, कहीं दूर जाते हो, तो फिर आप कैसे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, जैसे भी, मतलब आप एंटाइटल्ड फ्लाइट के हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो। आपको पूरा टिकट का रिइंबर्समेंट मिलेगा, और जो भी आपका खाने-वाने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, स्टे का, होटल का, वो सब आपको मिलेगा। सबका लिमिट है प्रिस्क्राइब्ड, वो आपको पूरा पैसा मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस जॉब। सैलरी का रहा, जो प्रमोशंस होते हैं वो कैसे हैं डब्ल्यू की पोस्ट पे? क्या स्लो हैं, फास्ट हैं, या कितने साल में आपका पहला प्रमोशन जो है वो लगेगा, और आप कहाँ तक इसमें पहुँच सकते हैं? देखिए, प्रमोशन आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सभी में स्लो हैं, तो फिर इसको हम ड्रॉबैक नहीं मान सकते। आप जितनी भी कोई भी जॉब सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करेंगे, कहीं भी प्रमोशन फास्ट नहीं है। तो हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज डब्ल्यू में ये है कि आप पहले तो ज्वाइन ही 4800 पर कर रहे हो, फिर आप अगर सिर्फ 4 साल आपको 4800 पर काम करना है, और 5वें साल प्रमोशन नहीं होगा, बट आपका 5400 ग्रेड पे लग जाएगा। 5400 ग्रेड पे लगने के बाद आपको अपने आप में एक अच्छा सा फील होता है कि काफ़ी अच्छा ग्रेड पे होता है 5400। और प्रमोशन जो है उसका कुछ जैसे एलिजिबल आप 7 साल पर हो जाओगे, बट उसके बाद आप वेट करोगे सीनियरिटी बेसिस पर कब आपका नंबर आता है। तो कभी 10 साल में आप सीनियर हो सकता है, 10 साल लगे, 12 साल लगे, 14 साल भी लग जाते हैं। इन जनरल आप 12 साल मान सकते हो कि 12 साल में आप सीनियर हो, डब्ल्यू से सीनियर हो बन जाओगे। हाँ, एलिजिबल आप 7 साल पर हो, बट 7 साल पर हो नहीं पाता है। और इसको ड्रॉबैक नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सभी में ऐसा ही हाल है कि आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल 7 साल में हो जाओगे, 8 साल में हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आप फिर वेट करते रहोगे 4 साल, 5 साल, तब आपका प्रमोशन होता है। फिर सीनियर एओ के बाद अगले प्रमोशन में भी सेम है, अगला प्रमोशन आपका डिप्यूटी डायरेक्टर का लगेगा। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर जब आप बन जाओगे, तो उसके बाद आपका वो आईएएस सर्विस में आप आ जाते हो, तो फिर आपका यूपीएससी वालों की तरह बहुत तेजी से टाइम टू टाइम प्रमोशन होता जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है छुट्टियों को लेकर। जो लीव्स होती हैं इस जॉब में वो आप कितनी अवेल कर सकते हो विद इन अ ईयर? और सेकंड चीज़ ये है कि क्या लीव्स अवेल करने में कोई दिक्कत आती है, या कोई ऑब्जेक्शन आपको ऑफिस की तरफ से फेस करना पड़ता है? लीव्स का जो है आंसर, मैं ये आंसर जनरलाइज्ड दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ डब्ल्यू पर नहीं, ये सभी एसएससी की जॉब्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और जॉब्स हो, सभी में यही इम्प्लीमेंट होता है। आपको साल में 30 ईएल मिलती हैं, अर्न लीव कहते हैं, और 8 सीएल मिलती हैं, कैजुअल लीव, और 2 आरएच मिलते हैं। आरएच रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये ऐसे होता है कि एक गवर्नमेंट की फेस्टिवल्स की लिस्ट होती है, तो उसमें से आप किन्हीं भी 2 फेस्टिवल पर ऑफ ले सकते हैं, और जो भी आपको अच्छे लगते हों। तो इस तरह से ये 30, 8, 38 और 2, 40 छुट्टी ये हो जाती हैं। और उसके अलावा 20 एचपीएल मिलती है, तो उसे हाफ पे लीव बोलते हैं। तो ये टोटल आपकी लीव्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कितनी आसानी से मिल सकती हैं, कैसे, तो आप, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस में वर्कलोड कैसा है। जनरली नॉर्मल वर्कलोड ही रहता है सीएजी के ज़्यादातर ऑफिसेज में, और आपको जब भी ज़रूरत होती है तो आपको लीव मिल जाती है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एसएससी के बारे में आप सोच रहे हैं, या आपका एम है, तो इसमें आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें, मॉक्स लगाते रहें लगातार, और अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें जितना ज़्यादा हो सके। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो आपकी स्पीड ही है। बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाते हैं, बहुत सारे लोगों के क्लियर होते हैं, बट स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। मॉक्स लगाते रहिए, स्पीड बढ़ाते रहिए, यही इसकी की है एग्ज़ाम की। और दूसरी चीज़ मैं
ये कहना चाहूँगा, एक सिंसियर बात ये भी है, वैकेंसी लिमिटेड ही है। और अगर आप ऐसे ये सब एफर्ट्स करके भी सब ट्राई करके भी अगर आप कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हो, आपसे प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है या प्री हो जा रहा है, तो फिर आप मेंस में कहीं पर स्टैंड नहीं कर रहे हो, अगर कब आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम होता है। ये जो आपका 20 से 30 के बीच का एज का टाइम होता है, ये बहुत कीमती टाइम होता है। तो आप जो अल्टरनेटिव्स हैं आपके करियर के, वो ज़रूर तलाशते रहिए। सरकारी नौकरी के पीछे ज़िंदगी के 5-6 साल, 7 साल, 8 साल मत बर्बाद कीजिए, ये भी कहूँगा मैं। अगर आपको 1-2 साल में ऐसा लगता है कि आप कहीं पर स्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो। और अगर आप कंपटीशन में हो तो फिर कंटिन्यूअसली तैयारी करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा मैसेज गया होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये इंटरव्यू अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।